बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान के अंदर कुछ नया भी हो जाए, लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि किसी को हैरान नहीं भी करता, और ऐसा ही हो रहा है साबिक खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की हर दिल अजीज सहेली यानी फराह गोगी साहिबा, फराह जमील गुज्जर साहिबा, उनके हवाले से सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि आज इंकशाफ ये हुआ है जो कि तमाम टेलीविज़न चैनल्स पर चला कि उनको एक पासपोर्ट डिलीवर किया गया इमरान खान साहब की हुकूमत जाने से चंद दिन पहले, यानी तकरीबन 10 दिन पहले इमरान खान साहब की अहलिया की हर दिल अजीज सहेली फराह गोगी साहिबा को ये पासपोर्ट दिया गया। और ये पासपोर्ट दिया गया जिस मुल्क का, वो है रिपब्लिक ऑफ वेनुआटू। अब ये इसकी लोकेशन क्या है ये आप मैप पर आसानी से देख सकते हैं। 3 लाख के करीब इस पूरे मुल्क की आबादी है और ये जजीरा नुमा मुल्क है, मुख्तलिफ जजीरे हैं इसके अंदर। दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक मुल्क ये है। और दिलचस्प बात यह है कि $1,30,000 की अदायगी अगर की जाए तो ये पासपोर्ट आपको मिल जाता है। ये पासपोर्ट फराह गोगी साहिबा को मिला, 28 मार्च 2022 को उनके हवाले किया गया और इमरान खान साहब की हुकूमत जाने से ठीक 6 दिन पहले वो पाकिस्तानी पासपोर्ट से यहाँ से दुबई तशरीफ़ ले गई और आगे का जितना भी सफ़र उन्होंने किया वो वेनुआटू के उस पासपोर्ट के ऊपर किया। अब दिलचस्प बात यह है, लोग जानना चाहेंगे, आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या ख़ास है इस पासपोर्ट के अंदर या इस सिटीज़नशिप के अंदर जो इसको पूरी दुनिया में अगर लोग एक्वायर करते हैं, लेने की कोशिश करते हैं। 2020 के फिगर्स के मुताबिक जो गार्डियन ने भी रिपोर्ट किए उसके मुताबिक तकरीबन 2200 के करीब पूरी दुनिया से लोगों ने पासपोर्ट्स हासिल किए। और क्योंकि वेनुआटू एक गरीब तरीन मुल्क है तो उनका जो सबसे बड़ा रेवेन्यू कमाने का तरीका है वो भी ऐसा ही है कि वो सिटीजनशिप्स बेचते हैं जिसके ज़रिए मुल्क चलता है और मुल्क अपना डेट भी पे ऑफ करता है। इस वक्त भी वेनुआटू बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल डेट के अंदर सर्वाइव कर रहा है। और कौन से लोग, किस किस्म के लोग ये सिटीजनशिप लेते हैं ये बहुत दिलचस्प है। फ्यूजिटिव्स, भागे हुए लोग, कई ऐसे पॉलिटिशियन जिनका अपने होम कंट्रीज़ के अंदर स्कैम्स चल रहे हों वो लेते हैं। डिसग्रेस्ड बिजनेसमैन, ऐसे लोग जो कि मुख्तलिफ सिंडिकेट्स का अंदर या किसी कार्टेल के अंदर या किसी माफिया के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा कारोबार करते हैं जिसके अंदर वाइट मनी नहीं बल्कि ब्लैक मनी इन्वॉल्व होता है। वो पैसा लॉन्डर करने के लिए, पैसे को वहाँ पर पार्क करने के लिए ये सिटीजनशिप लेते हैं। जिन लोगों ने लिया उसमें सीरियन बिजनेसमैन भी हैं, ऐसे जिनके खिलाफ अमेरिका ने सैंक्शन लगाई हुई थी। इटालियन बिजनेसमैन ऐसे जिनके खिलाफ एक्सटॉर्शन के चार्जेस थे। फॉर्मर मेंबर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन मोटरके गैंग, उन्होंने भी ये सिटीजनशिप ली। साउथ अफ्रीकन ब्रदर्स, ये क्रिप्टो करेंसी के हवाले से इनके ऊपर एक बहुत बड़ा स्कैम है, उनकी तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इनको भी ये सिटीजनशिप दी गई, इन्होंने ली। दिलचस्प बात यह है कि क्योंकि ये एक टैक्स हेवन है, वेनुआटू के अंदर कोई इनकम टैक्स नहीं है, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, कोई वेल्थ टैक्स नहीं है। यानी अगर आप वहाँ पर पैसा ले जाएं तो उनकी जो सर्वेलेंस है वो भी इतनी इफेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि चाहे यूरोपियन यूनियन हो या दीगर ममालिक हो, वो कंसर्न इस बात का शो करते हैं कि यहाँ पर पैसा ले जाना, यहाँ पैसा लॉन्डर करना बहुत आसान है क्योंकि चेक्स उस तरह के नहीं हैं जो कि दुनिया में इस वक्त राइज हैं। और इसी वजह से 2016 में वेनुआटू के ऊपर FATF ने सैंक्शंस भी लगाई थी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा और आज तक चल रहा है। और जो फिगर है वो बड़ा दिलचस्प है कि 2020 के फिगर्स के मुताबिक तकरीबन 1200 चाइनीज़ बिजनेसमैन या चाइनीज़ बाशिंदे ऐसे हैं जिनको ये पासपोर्ट्स दिए गए। उसके अंदर फिर नाइजेरियन भी शामिल हैं, रशियन, लेबनीज़, ईरानियन, लिबियन, सीरियन और अफ़गान बाशिंदे भी इसके अंदर शामिल हैं। ये याद रहे कि जो CBI है यानी सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, ये कोई इलीगल तरीका नहीं होता, लेकिन वेनुआटू के अंदर इसको इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, दुनिया से लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इस पासपोर्ट को अगर कोई ले लेता है तो उसके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन आ जाता है कि वो अगर वेनुआटू का सिटीज़न बन गया है तो वो वहाँ जाकर अपना नया नाम, जी हाँ, नए नाम के साथ अपनी नई आइडेंटिटी क्रिएट कर सकता है। और दुनिया में चाहे FATF हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, सब ने ये कहा कि ये दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है, इसीलिए इस तरह की सिटीजनशिप को वहाँ पर लोग लेते हैं और ये कंसर्न वहाँ पर भी शो किया गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि फराह गोगी साहिबा को ये
सिटीजनशिप क्यों लेनी पड़ी? एक तो साफ तरीका ये है कि हाँ जी वो बिजनेस वुमन है, दुनिया के दौरे करती हैं, जाती हैं आती हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो बता रही है कि इमरान खान साहब के जाने से कुछ दिन, उनकी हुकूमत जाने से कुछ दिन पहले यहाँ से बाकायदा तौर पर वो गईं, अभी तक वो क्वेश्चनिंग के लिए नहीं आई, जो उन्हें सवाल उनके लिए मौजूद है उनका जवाब उन्होंने नहीं दिया। और याद रहे इस वक्त पैमरा की पाबंदी है, मैं इमरान खान साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चला सकता। इमरान खान साहब वो वाहिद सियासतदान है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने अपने लिए नहीं, अपनी अहलिया की दोस्त के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आखिरी इंटरव्यू उन्होंने शोएब जो अरशद शरीफ साहब मरहूम उनको दिया था, उसके अंदर इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर इस बात को हिंट किया था कि ये मेरी जो अहलिया है उनकी सहेली फरा गोगी साहिबा, फरा गुज्जर साहिबा, उनको अब अटैक किया जाएगा या उन पर क्रैकडाउन करेंगे। वो मुल्क से बाहर चली गई, आज तक भी वो सवालात और उनके जवाबात अधूरे हैं। फरा गोगी साहिबा पंजाब के अंदर उनका क्या इंटरफेरेंस थी, ये ओपन एंड शट केस है, हर एक को पता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा नेक्सस मौजूद है, लेकिन इसके अंदर उस्मान बुज़दार साहब जो कि एक लिंचपिन का किरदार अदा करते थे, उनके खिलाफ नैब ने केसेस शुरू किए, लेकिन जुलाई के बाद से अब तक खामोशी है। फरा गोगी साहिबा के हवाले से सवाल ज़रूर हो रहा है, मोहतरमा बुशरा बीबी के हवाले से सवाल ज़रूर हो रहा है, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से बिल्कुल खामोशी है, क्योंकि पूरा पैसा जो इकट्ठा किया जाता था या जो नेक्सस था पोस्टिंग ट्रांसफर्स का, डेवलपमेंट की चीज़ों का और बहुत से मामलात का, पंजाब उसका एपिसेंटर था, यहाँ से मामलात चलाए जाते थे और बहुत से ऐसे मामलात थे जो कि इस्लामाबाद के अंदर बैठ के भी चलाए जाते थे। इस तमाम ये अब मैं स्कैंडल कहूँ, स्कैम कहूँ, जो भी है, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये कि फरा गोगी साहिबा कहाँ हैं, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आती, जवाब देने से कासिर क्यों है। क्योंकि जब पहले बात की जाती थी तो कहा जाता था, जब इमरान खान साहब का दौर था, कि जी यहाँ पर अदालतें और पूरा निज़ाम किसी एक जमात के ख़िलाफ़ है। आज पीटीआई भी ये कहती है कि नहीं, यहाँ पर तो स्टेट ऑपरेशन हो रहा है, तो कोई यहाँ पर एहतसाब कराने के लिए क्यों आएगा जब पता होगा कि उसको मिलनी ही सज़ा है। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सलीम बुखारी, उस्ताद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं मुल्क के। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब जैगम खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका जैगम खान साहब। और जनाब हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद है। हसन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब, सबसे पहले मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। इंपॉर्टेंट बात है, ये जो नेक्सस है अपेरेंटली, इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारे सामने फरा गोगी साहिबा आई नहीं है, उन्होंने सवालात के जवाब नहीं दिए, लेकिन जो चीज़ उनके फेवर में जाती है वो ये कि इस वक्त तो बुचरी हो रही है। पीटीआई ये कहती है कि हमारी तो जमात ही उड़ा के रख दी। तो ऐसी सूरत हाल में फरा गोगी साहिबा कहाँ आएंगी और कहाँ जवाब देंगी? बहुत शुक्रिया आपका मुनीब, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि फरा गोगी साहिबा ने बहुत सारे नए काम किए हैं जो इससे पहले शायद ये कौम जो है अवेयर नहीं थी। एक तो यही जो पासपोर्ट के हसूल का आपने तरीक़ाकार और मुल्क बताया है, ये असल में फरा गोगी यहाँ इमरान खान साहब के साथ मिलकर जो नया पाकिस्तान बनाना चाहती थी, वो यहाँ तो नहीं, वो यहाँ था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि कोई और डेस्टिनेशन जो है वो तलाश करनी चाहिए। लिहाजा है जिस मुल्क का जिक्र आप कर रहे हैं, जो यहाँ पासपोर्ट मिलता है, जहाँ से ये मुल्क उन्होंने मुमकिन है मुंतखब किया हो कि यहाँ जाके नया पाकिस्तान बनाया जाएगा। गुजारिश ये है कि ये सारा कुछ जो है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि एक आम आदमी जो सिर्फ फर्स्ट लेडी की दोस्त थी, उसके दिफा के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ख़ुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तासुर देने की कोशिश की गई उनकी तरफ से कि ये तो कभी कभार यहाँ आ जाती थी, इनका तो कोई ताल्लुक़ नहीं था लेन देन के साथ। लेकिन पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ, ये सारी बातें जो हैं, अब 3-4 वाज़े इशारे मिलते हैं। एक तो ये कि उस्मान बुज़दार वॉज जस्ट अबाउट ए पोस्ट ऑफिस, ये सूबा जो है वो फरा गोगी चलाती थी, और फरा गोगी किस तरह चलाती थी उसके बारे में भी कोई इबाम नहीं है। मुझे तो हैरत इस बात पे है कि वो लोग जिन्होंने रिश्वत दे के पोस्टिंगें ली थी, उनका भी तो कोई ना कोई यौम हिसाब होना चाहिए ना। उनके नाम भी नहीं पता किसी। हाँ, वो नाम अब आ जाना चाहिए ना सामने, उसमें छुपाने की क्या बात है। अगर ब्यूरोक्रेसी एक्सपोज हो रही है, अगर लॉ इन्फोर्सर्स एक्सपोज हो रहे हैं, तो होने चाहिए ना वो। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये बाकायदा एक शख्स जो है ना, वो पाकिस्तान में बैठ के ये सब कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसको इंटरनेशनल सहूलतकारी हासिल ना हो। तो मुझे ये कहने में कोई बाक नहीं है कि फरा गोगी साहिबा ने ये सब कुछ इंतज़ाम उस वक्त की हुकूमत की सहूलतकारी के साथ किया। अगर कोई ये कहे कि वो अपने तौर पर वहाँ से पासपोर्ट लेके एक स्पेशल, अभी तो ये बात सामने आएगी कि वो यहाँ से किसी कमर्शियल फ़्लाइट पर नहीं गई हैं।
वो यहाँ से किसी स्पेशल तैयारे में गई थी, वो किसका था, कौन था वो, ये सारे फैसिलिटेटर्स के नाम सामने आने चाहिए। दूसरी बात रहेगी इंसाफ की। देखिए इंसाफ का जो हाल हमने उस वक्त देखा, और उससे पहले आप शुरू हो जाइए, वो मैं कहता हूँ ना, कभी साकबी अदालतें थी, कभी गुलजारी थी, कभी खोसवी थी, और फिर बंदयाली रही। तो इस अदलिया के अंदर जो इंसाफ होता था उसका तो जिक्र करते हुए भी डूब मरना चाहिए किसी को, अगर वो ये कहे कि जी इंसाफ का वो अहद सबसे अच्छा था या सिर्फ अच्छा था, तो उसको तो आज ये कहते हैं ना कि इंसाफ का आज का अहद, इंसाफ का आज का अहद भी बहुत बुरा है उनके नजदीक। करेक्ट, ये उनके नजदीक इसलिए कि उस सारे मेन कल्प्रिट्स जो हैं वो सारे उसी पार्टी से हैं। देखिए जिस तरीके से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, इंटरव्यूज दे के, बयानात दे के फारिग होते जा रहे हैं, दे शुड नॉट बी अलाउड टू गो स्कॉट फ्री। उनमें से आधे से ज्यादा लोग यहाँ गर्दन गर्दन तक इस किस्म के तमाम स्कैम्स का हिस्सा हैं। बट यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। ज़ैगम खान साहब ये बताइएगा, ये फराह गोगी साहिबा की करप्शन या चले जितने भी इल्ज़ामात अपनी जगह मौजूद है, हमने ये बता दिया वेन्यूआटू क्या है, ये किस तरह से लिया जाता है, दुनिया में कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने ये ली है, और रिपोर्टेडली आम अगर देखा जाए तासुर ये है कि ज़्यादा बदनामे ज़माना लोग हैं जो कि इस तरह की सिटीजनशिप सीख करते हैं। बट हमारे सामने कोई पेपर ट्रेल नहीं है, हमारे सामने कोई ये नहीं पता कि पैसा कौन सा, यहाँ से कौन सी डर्टी मनी कहाँ गई और वो वहाँ यहाँ से गई। हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस जोड़ सकते हैं, लेकिन क्या ये तमाम बातें आपको माजी की याद दिलाती हैं कि पहले जब पैनमा आया तो 400 लोगों का नाम था, 2 लोगों को या एक किसी शख्स को रगड़ा मिल गया। इस तरह आप देखा जाए तो जिस तरह सलीम बुखारी साहब कह रहे हैं, वो भी तो लोग जिन्होंने पैसे देके पोस्टिंग ट्रांसफर्स ली या अपने काम करवाए, उनके नाम ही कोई नहीं है। और यहाँ नाम किसका गूंज रहा है? फराह गोगी साहिबा का, इमरान खान साहब का या साबिक खातून अव्वल का। सो हेडवे क्या है अगर वाकई किसी ने क्लैंप डाउन करना है इस करप्शन के ऊपर? तो देखिए मुनीब साहब, अर्ज ये है कि फराह गोगी के पास कोई सरकारी ओहदा तो नहीं था, ना वो वजीर थी, ना वो मुशीर थी, ना वो उनके पास कोई ऐसा ओहदा था सिविल सर्विसेज में। उन्होंने जो कुछ किया, हम फर्ज कर लेते हैं कि सारी करप्शन उन्होंने की, खुद से तो नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है उसका चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर जो होता है वो तो उसका सेक्रेटरी होता है। इस तरीके से वजीर उसके ऊपर होता है, नीचे मुख्तलिफ जो इंतजामी ओहदे हैं, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर। अगर ये उसने सारा कुछ किया, और जरूर किया होगा, तो किसी की मिली भगत के साथ किया ना। एब्सोल्युटली। तो वो लोग किधर हैं? फराह गोगी भाग गई है ना, जिसकी मदद से, जिसके साथ मिलकर उसने सारी करप्शन की, उनका हिसाब किताब किधर है? तो वाज़े तौर पर वो तो अभी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, वो तो अभी भी करप्शन कर रहे होंगे। और फराह गोगी के हमारी जो साबिका खातून अव्वल हैं, उनकी ख़ास सहेली मोतमद ख़ास बनने से पहले, और जो दूसरे लोग थे, जो दूसरे मोतमद ख़ास थे जी, उनके साथ भी यही ब्यूरोक्रेट मिलकर काम कर रहे होंगे, यही ब्यूरोक्रेट पैसे बना रहे होंगे। पहले तो हमें देखना चाहिए कि यहाँ हमारे घर में क्या गलत हो रहा है, हमारी गवर्नेंस में कहाँ खामियां हैं। हमारा मसला ये है कि हम वो जो कहते हैं ना पंजाबी में कि कुत्ता कान ले गया, जी जी जी, तो कुत्ते के पीछे तो भागते हैं, कान को नहीं देखते। ठीक है, आखिर वो हमारे सिस्टम में, हमारे गवर्नेंस सिस्टम में वो कौन सी खामियां हैं कि इतनी आसानी से कोई लोग माल बना लेते हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी पर, सिविल सर्विस पर, जो स्टेट के मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट के मुलाजिम तो नहीं है। अच्छा ज़ाकिर साहब, इस पे जरा थोड़ा सा सर रिफ्लेक्ट कीजिएगा इस बात पे। हम नुक्ता आपने उठाया, देखिए फराह गोगी साहिबा के जिस तरह आपने खुद कहा, वो खुद सरकारी अहदे पर नहीं थी, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं थी, कोई सियासतदान नहीं थी, लेकिन जो मोटिवेशन नज़र आती है या जो लेवरेज है, वो लेवरेज ये है कि वो साबिक खातून अव्वल जब वो इक़्तिदार में थी, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी बहुत करीबी सहेली थी। फिर पंजाब में लोगों को पता था कि किस तरह से मामलात चल रहे हैं, और अगर कोई पैसा साइफन ऑफ किया गया, हीरे जवाहरात या जो कुछ भी, कोई बेचने बिकाने का कोई सिलसिला जो भी था, इमरान खान साहब का दस्ते शफकत या उनकी दफ्तर का दस्ते शफकत तो फराह गोगी साहिबा के साथ था। पाकिस्तान में अगर आपने बॉल को रोल करना है तो ज़रूरी होता है कि आपके पास एक ऐसा मशीनरी हो जो कि बॉल को रोल करती रहे। तो यहाँ क्या हम अनफेयर होंगे इस तज्जिए में कि इमरान खान साहब का दफ्तर या उनका ओहदा उन्हें फैसिलिटेट कर रहा था? बिल्कुल नहीं, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि वो सबसे बड़े पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया है, एग्जेक्टिव के तो सबसे बड़े अहदेदार वो थे, हुकूमत पाकिस्तान तो उनके पास थी, और इमरान खान का जो तर्ज हुकूमत था
वो एक अथॉरिटेरियन तर्ज हुकूमत था। आप देखें जो अथॉरिटेरियन सिस्टम है उसमें इस तरह के अब्यूजेस कितने कॉमन होते हैं। शायद आपके जहन में एलिना चाउशेस्को का भी नाम होगा, जो रोमानिया का डिक्टेटर था, उसकी बेगम किस तरीके से कंट्रोल करती थी। हम आसपास में थोड़ा और करीब आ जाएं तो फिर इमेल्डा मार्कोस का भी आपको नाम याद आता है होगा, जिसके वो 3000 जूते बहुत मशहूर हुए, लेकिन किस तरीके से वो माल बना रही थी। तो इमरान खान साहब का ये गवर्नेंस ही की एक खामी है कि किस तरीके से हमारे इलेक्टेड गवर्नमेंट भी, उसमें भी एक शख्स इस तरीके से पार्टी पर हावी होता है, हुकूमत पर हावी होता है कि जिस तरीके से कोई डिक्टेटर हो मुकम्मल तौर, जब वो कंट्रोल करता है तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि उसके फैमिली मेंबर्स भी हुकूमत को कंट्रोल करते हैं, ओहदों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन फिर उससे अगला स्टेप देखिए ना जी, वजीर आजम तो मुंतखब हैं और वजीर आजम जो उनका हुक्म देने का तरीका है उस तरीके से वो हुक्म दे सकते हैं, लेकिन खातून अव्वल के पास क्या ओहदा था और खातून अव्वल की एक सहेली के पास क्या ओहदा था और उसके अहकामात क्यों माने जा रहे थे, और जो उनके अहकामात मान रहे थे तो क्या वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे थे, क्या वो कानून नहीं तोड़ रहे थे, क्या वो करप्शन में मुलव्वस नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन हसन अयूब साहब देखिए, इस पूरे मामले के अंदर वो पंजाब आपको पता ही है जैसे सिलसिला था, यहाँ आनियाँ जानियाँ जो थी, इमरान खान साहब हर जुमरात या आपको याद है जुमरात जुम्मा या इस तरह वो एक दिन गुजारा करते थे पंजाब में जिस तरह को अब कुछ ब्यूरोक्रेट्स को 4-5 के करीब तो शायद नॉमिनेटेड भी हैं, उनको गिरदारे भी लगे हुए हैं, एक ताहिर खुर्शीद साहब से जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे जनाब बुजदार साहब के। तो बहुत से मामलात ऐसे थे कि कहा जाता था कि कई जगहों पर तो नगद पैसे आ जाते थे और वो दफ्तर में रख लिए जाते थे और वहीं गिन लिए जाते थे, मतलब ये पंजाब के अंदर भी ये सब कुछ हो रहा होता था। तो मुझे बताएं कि ये कितना मुश्किल है ये चीज़ कनेक्ट करना, और आज भी हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त इस बात पर सीखपा हो जाते हैं कि नहीं जी वो फराह साहबा का कैसे आप कनेक्शन एडजस्ट करेंगे इमरान खान साहब से, कैसे उनका रब्ता करेंगे। मैंने उसका जवाब दिया कि भाई इमरान खान साहब ने आके फिर उनके दिफा में प्रेस कॉन्फ्रेंसें क्यों की। तो क्या हम अनफेयर हैं ये कहने में कि फराह गोगी साहिबा, मैं दोबारा ये कहूँगा कि ये सब कुछ इमरान खान साहब की शय पर या उनकी सहूलतकारी की वजह से कर रही थी? बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब। देखें, इससे पहले जाएं, यानी जब बेसिकली आसिम मुनीर साहब जो DGISI थे तो वो बेसिकली DGMI से प्रमोट होकर DGISI बने थे। और देखें, DGMI भी और DGISI भी बड़े वेल इन्फॉर्म लोग होते हैं। उन्होंने जाकर अपने प्राइम मिनिस्टर को बताया कि ये गुल खिलाए जा रहे हैं आपकी अहलिया और उनकी सहेली। उस पर जो है वो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बहुत ऑफेंड हो गए। उन्होंने जनरल बाजवा से बात की और उन्होंने कहकर उन्होंने जो है वो DGISI ही तब्दील करा दी है। तो अब इस बात पर कोई शुबा आपको कोई जो इसमें शुबा है कि उनके इल्म में ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो ये तो बात पत्थर के ऊपर लकीर की तरह बिल्कुल साफ़ है कि इमरान खान साहब के इल्म में था जो कुछ हो रहा था। लेकिन समहाउ उन्होंने जो है वो उस्मान बुज़दार साहब को तो वो खिताब देते रहे वसीम अकरम प्लस का, लेकिन अपने घर के अंदर और जो वहाँ पर करप्शन का बाजार गर्म था उसके ऊपर उन्होंने जो अपनी आंखें बंद कर ली। मतलब इस बात में क्या, मतलब इस बात का ये भी इम्कान मौजूद है कि हो सकता है कि इसमें उनको जो है हिस्सा आता हो और वो हिस्सा भी जो है वो फराह गोगी जो है उसी को पार्क कर रही हो किस जगह। हमें क्या मालूम कि कितनी बड़ी रकम वो कमा चुके हैं और वो रकम उन्होंने कहाँ पार्क की हुई है। तो ये तो चीज़ें खुलेंगी वक्त के साथ साथ। लेकिन अभी ये कह देना कि तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो देखिए एक ये भी हमारे सिस्टम के ऊपर सवाल है कि कुछ ऐसे मुकदमात जो कि बोगस और फजूल किस्म के मुकदमात बनाते हैं, तो उसकी वजह से जो इस तरह के जो बेसिकली असली किस्म के जो मुकदमात होते हैं उनके बारे में भी लोगों को ये बात करने का मौका मिल जाता है कि हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो अब ये जो है चीज़ें देखने की ज़रूरत है और आने वाले दिनों में इस मामले की तफ्तीश किस तरह आगे बढ़ेगी। मुझे तो तफ्तीश आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। मतलब इस किस्म की मीडिया के ऊपर हम बता दें कि पासपोर्ट आ गया है, ये इसके सासों में इतना इजाफा हो चुका है, तो इससे हासिल क्या होगा। ऑब्जेक्टिव तो ये होना चाहिए कि ये फ़रद शहजादी साहिबा जो हैं इनको जो है रेड वारंट जारी हुए हैं, इनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाए, फिर इनसे तफ्तीश जो है वो शुरू की जाए और फिर इन्हीं से पूछा जाए कि किन किन अफसरान के तबादले आपने किए हैं। क्योंकि इस वक्त अगर आप ब्लाइंड जो है इस मामले को प्रोब करना शुरू करेंगे तो किसी ने भी कन्फेस नहीं करना कि जी मैंने इतनी रकम देकर अपना जो है वो तबादला लिया था, ये पोस्टिंग ली थी, ये प्राइस पोस्टिंग ली थी, और कैश का तो कोई रसीद होती भी नहीं है।
सर रिश्वत की कौन सी रसीद होती है? ये फ्रॉडिये है ना बेसिकली। सादा अल्फाज में अगर हम बात करें तो फ्रॉडिये थे, तो उन्होंने अपना उससे पहले का इंतजाम किया हुआ था यहाँ से फरार होने का। तो उन्होंने पहले ही 28 मार्च को आप बता रहे हैं कि उस मुल्क की शरीयत लेकर वो यहाँ से रवाना होगी। तो जब वो रवाना होगी तो अब तो काम हमारी एजेंसीज का है, हमारे इदारों का है कि उनको पकड़ें, गिरफ्तार करें और पाकिस्तान लेकर आएँ। लेकिन मैं तो ब्लाइंड हूँ, मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कि इसमें कोई सक्सेस होगी। यानी अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो 20% मुझे होप है कि फ़रत शहज़ादी कभी गिरफ्तार होगी और पाकिस्तान आएगी। अदरवाइज़ तो मैं तो अब कहूँ कि जो वो हमारे मोहतरम मुशाहिद हुसैन सैयद फरमाते थे, लुटो और फुटो। तो उन्होंने लुटा भी है मुल्क को और फुट भी गए हैं। अच्छा, बट सलीम बुखारी साहब, ये फिर अगर वाकई ऐसा है कि फ़रत शहज़ादी साहिबा या फराह गोगी साहिबा वो वापस भी नहीं तशरीफ़ लाती, उनको लाया भी नहीं जा सकता, तो फिर तो ये तमाम बातें, तमाम तर इल्ज़ामात तो फिर किसी को वो कहेंगे नहीं हमारे पे झूठे इल्ज़ामात लगे, फेड अवे हो जाएंगे 2-3-4 साल में। देखिए, पहली बात तो यह है कि ज़ैगम साहब ने जो कहा, मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वो ये है कि जो एविडेंस की बात कर रहे हैं ना कि जी एविडेंस कहाँ है, एविडेंस तो बहुत मौजूद है। अगर हम उससे इस्तेफ़ादा हासिल ना करना चाहें वो अलग बात है। ज़रा जाइए पहले से दूसरे साल के दरमियान का जो 1 साल का अरसा है ना, 6 महीने उसके, 6 महीने उसके, 1 साल के अंदर 5 चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मैंने बदले थे। 1.5 दर्जन के करीब सेक्रेटरीज के ट्रांसफ़र मैंने कराए थे। वो जिसने उनके अहकामात को, गोगी साहिबा की ख्वाहिशात को या बीबी साहिबा के अहकामात को रजिस्ट करने की कोशिश की है, ही हैड टू पैक अप एंड गो। ये बहुत बड़ी एविडेंस है। सिर्फ उन्हीं को बुला के पूछ लें तो वो आपको बता देंगे कि हमें क्या कहा था इन्होंने करने के लिए, हमने नहीं किया तो क्या हुआ। तो एविडेंस तो मौजूद है। दूसरी बात ये जो अभी ज़ैगम साहब के बाद फरमा रहे थे हसन अयूब साहब, अगर हम ना लाना चाहें वापस तो वो अलग बात है, लेकिन अगर हम लाना चाहें तो ऐसे कवानीन और ऐसे रास्ते और ऐसे टूल्स मौजूद हैं कि कोई भी कहीं दुनिया में छुप नहीं सकता है। एक मिसाल आप ले सकते हैं मुझे जवाब में कि जी वो अल्ताफ़ हुसैन साहब तो नहीं आए वापस, तो उसकी भी वजूहात है, उनको कोई लाना नहीं चाहता था, उनको कोई भेजना नहीं चाहता था। ये एक तवील बहस है फिर किसी वक्त सही, लेकिन ये कि असल वजह ये है इस ताख़ीर की, जब वो आएंगी वो और बुशरा बीबी मिल के जो तूफ़ान मचाएंगी या तूफ़ान जो उठेगा उसके लिए भी ज़हनी तौर पे कोई तैयार नहीं है। बट इसका फ़र्क तो कोई नहीं पड़ रहा इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पे या पार्टी की पॉपुलैरिटी पे इंतखाबात के अंदर। अगर पार्टी वाकई फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो क्या लोगों के ऊपर असर पड़ता है? वो कहते नहीं जी ये तो झूठे इल्ज़ाम। मैं अर्ज़ करूँ आपसे, ये झूठे इल्ज़ाम तो किसने नहीं कहा, जिसके खिलाफ कभी भी मुकदमात बने उन सब ने कहा कि ये झूठे हैं। दूसरी बात यह है कि फिर एक स्टेज आती है जहां आप उस झूठ को पकड़ लेते हैं। मिसाल के तौर पे जब अदालतों में जाते हैं केसेस जो इमरान खान साहब ने बनाए थे उनके ऊपर, उस वक्त की उन्हीं अदलिया के जिनके मैंने अभी नाम गिनवाए हैं, उन्होंने कहा कि ये आर्म ट्विस्टिंग का अदारा है नैब। उन्होंने ही कहा कि प्रोसिक्यूशन बहुत वीक है सारे केसेस की, कहीं एविडेंस मौजूद नहीं है। मैंने पर वो आज भी इस्तेमाल करेंगे ना इस आर्ग्यूमेंट को, इमरान खान साहब के लोग भी करेंगे। मैं बिल्कुल ईमानदारी से समझता हूँ कि अगर हुकूमत वक्त या आने वाली इलेक्टेड हुकूमत ये चाहेगी कि फराह गोगी आए वापस तो उसके अच्छे भी आएंगे, और असल में उसके बाद ही पता चलेगा आपको कि वो जो रियासत मदीना थी वो क्या होगा। थे उन्होंने चांद क्या क्या चलाया। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ जी, वापस आएंगे। मैं जरा क्विकली थोड़ा होगा, लेकिन मैं ज़ैगम खान साहब और हसन अयूब साहब से जरा कंक्लूड करना चाहूँगा। एक ब्रेक के बाद जी मैं साथ रहिए। अच्छा, अब ये इनामुल्लाह खान साहब हैं, इन्होंने सलीम सावी साहब को इंटरव्यू दिया। ज़ैगम खान साहब, इस तरह के लोग जारी बात है वो आते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, मीडिया उन्हें बुला रहा है, वो बता रहे हैं कि हाँ जी वो ऑडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल दुरुस्त थी कि साबिक खातून अव्वल मुझ पर सीखपा हो रही थी कि मैंने क्यों तस्वीरें बनाई हैं। ये वहाँ के कंट्रोलर भी थे। बट सवाल ये है सर कि ये तमाम बातें लाना कोई चाहेगा या नहीं, लेकिन ला सकने पे भी मुझे तो इस पर भी अभी भी शुकूक व शुबात है। यहाँ पहाड़ खड़ा कर दें इल्ज़ामात का, अगर अदालत में साबित नहीं होता या किसी को सज़ा नहीं हो पाती, उस वक्त तक किसी की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? और पीटीआई या इमरान खान साहब के तनाजुर में तो बिल्कुल ही नहीं शायद पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर केस साबित नहीं किया जाता और सिर्फ हम लोग गुफ्तगू करते हैं तो फिर तो बड़ी आसानी से पीटीआई भी कह सकती है, फरत शहजादी साहबा भी कह सकती है कि हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है। फिर मकसद ही क्या हुआ? अगर आपके पास एक्शनेबल एविडेंस नहीं है और आप प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं करते, और पाकिस्तान की तारीख में तो यही होता है कि कंक्लूसिव केसेस जो है वो कन्विक्शन तक तो पहुंचते नहीं हैं, और जो केसेस कन्विक्शन पर तक पहुंच सकते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मसलहत होती है। अब आप मुझे बताइए कितना मुश्किल केस है कि इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म
190 मिलियन पाउंड जो हैं वो वापस किए किसी को, और उसी बंदे से जाती फेवर ली, जमीनें ली। अब दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी में ये खुल्लम खुल्ला करप्शन का केस है। पहली तो बात ये कि ऐसे मामला सामने आते ही उस वजीर आजम को, सदर को छोड़ना पड़ता है होता, और उसके बाद एक सख्त केस का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि उस केस की तरफ बात नहीं जा रही, और हमें मालूम है क्यों नहीं जा रही। उन केसेस की तरफ बात जा रही है जिसमें आपको कोई बहुत ज्यादा सब्सटेंस नजर नहीं आ रहा, या जिनको साबित करना बहुत मुश्किल है। जो हवाई बातें हैं वो हवाई बातें कहीं ज्यादा हो रही हैं, और जो सब्सटैंशियल चीजें। और फिर आप देखिए, रूल ऑफ लॉ का तो मतलब ये है कि जब ये चीजें हो रही थी उस वक्त ही कुछ ना कुछ होना चाहिए था। जब ये मामलात चल रहे थे उस वक्त तो नहीं होना चाहिए था ना, जब जो है वो मुक्तदर हल्के किसी सियासतदान से नाराज हो जाएं। और ये गुंजाइश भी रखी जाती है कि कल को अगर नाराजगी दूर हो जाए तो फिर उनको वापस भी ले आया जाए, उनके लिए माफी की गुंजाइश भी मौजूद हो। तो पाकिस्तान का जो पूरा एहतसाब का निज़ाम है वो हमारे सामने है। वो एबडो से लेकर और नैब तक जिस तरीके से उसको चलाया गया है, ये तो बिल्कुल हमारे सामने से क्या उम्मीद रख सकते हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा हसन अयूब साहब, टुवर्ड्स द एंड उस्मान बुज़दार साहब इस पूरे मामले के अंदर, जारी बात है अगर पंजाब का चैप्टर देखा जाए तो वो तो जारी बात है वज़ीर आला थे, वो मौर्या थे या क्या थे, लेकिन उनके मामले सवालात से, हाँ मतलब सिलसिला शुरू हुआ, डमी थे या जो कुछ भी था, लेकिन बहरहाल एक फिगर हेड तो थे पंजाब के अंदर, वो मौजूद थे, वज़ीर आला थे, और जो कुछ भी होता था वो उनके दस्तखतों से ही होता था। ये तमाम इल्ज़ामात अपनी जगह पर शायद साबित बड़ा मुश्किल है होना, और अगर साबित नहीं हो गए तो फिर जितनी मर्जी गर्दान बना ली जाए कोई फ़ायदा नहीं है इन तमाम रेवलेशंस का जो आप मीडिया के ऊपर आ रही हैं। देखिए, हमारे पास जो है वो तफ्तीश के बड़े बेहतरीन जो है वो लोग मौजूद हैं जो बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तो उनके ऊपर एतमाद करना चाहिए, और उनको जो है जो बेसिकली सपोर्ट होनी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट की, वज़ीर आज़म की, तमाम लोगों की, ताकि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो। अदरवाइज जो भी आएगा इक़्तिदार में आएगा, आज फरद शहजादी थी, कल कोई और आएगा, कोई नए नाम से आकर मुल्क को लूटेगा और फिर फुट जाएगा। ठीक, मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ इस सेगमेंट से। ब्रेक पे हम सिर्फ वापस आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कहा जाता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बैसाखियों की मदद से आई, इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आई। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद इस इल्ज़ाम की जद में है, और ये इल्ज़ाम महज इल्ज़ाम नहीं, इसके अंदर कहा जाता है कि बहुत सा सच भी है। कितना सच है ये जानने की कोशिश करेंगे हम ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सी बातें हो रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी हो गई, बड़ा ग्रैंड इस्तकबाल भी उनका हो गया, लेकिन जो तासुर जोर पकड़ा है वो ये कि आपकी जमात या ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब को इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट वापस लाई है, और आप इस्टेब्लिशमेंट के घोड़े पर चढ़ कर ही दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। लेकिन मैं याद दहानी के लिए जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा, ख्वाजा आसिफ साहब, ये आपके तमाम लीडर्स भी हैं, कोलीग्स भी हैं, सीनियर कोलीग्स हैं, क्या कहते रहे इमरान खान साहब के दौर के अंदर जब इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी? जरा पहले सुन लेते हैं, फिर जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। लाडले को इक़्तिदार में लाने के लिए जो कुछ इस मुल्क में हुआ है वो अब कौम का बच्चा बच्चा जानता है। कौन देगा उसका जवाब? जनरल जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद जवाब दें। ये लोगों को नसीहत मिलेगी कि आइंदा ना आपने वोट चोरी करना है, ना वोट चोरी होने देना है, ना आपने जूते पॉलिश करके इक़्तिदार तक धांधली और धोखे से पहुंचना है। अगर हम लोग एक दूसरे को ज़िबा करना बंद कर दें, हम सहारे ढूंढ के एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करना बंद कर दें, चोर दरवाजों से इक़्तिदार में आना बंद कर दें, तो इस मुल्क के हालात सुधर सकते हैं, आइन का तकद्दुस जो है बहाल हो सकता है। यहाँ पे जो लोग इलेक्ट होके आए वो वोट की इज्जत के साथ आए, वो वोट के एहतराम के साथ आए, वो वोट के तकद्दुस के साथ आए, वो चोर दरवाजों के साथ ना आए, किसी बैसाखी के साथ, किसी साजिश के जरिए नहीं आने चाहिए। मेरी सिर्फ ये इतनी दरखास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। किसी साजिश के तहत किसी को नहीं आना चाहिए, किसी को फेवरेटिज्म भी नहीं मिलना चाहिए, फेवरेटिज्म होना भी नहीं चाहिए। मंशूर कमेटियाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बन रही है। ख़बर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पार्टी में लोगों को ये फरमा रहे हैं, मंशूर कमेटी के लोगों को उन्होंने कहा है कि ऐसी बात कि इस बयानिए को रद्द किया जाए या इस तासुर को रद्द किया जाए कि मियां नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट के घोड़े पर सवार होकर इक़्तिदार में वापस आ रही है।
ये बात अब महज अफवाह नहीं रही, तासुर नहीं रहा, लोग इस पर यकीन करना शुरू हो गए हैं। तलाल चौधरी साहब, इस इल्ज़ाम से या इस धब्बे से खुद को कैसे निकाल पाएगी मुस्लिम लीग नून? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, गुजारिश ये है कि अब हमारे मुखालफों के पास इस इल्ज़ाम के अलावा बचा कुछ नहीं है। मसला ये है कि इलेक्शन पे है और इलेक्शन का जो माहौल है गली मोहल्ले का वो नज़र आ रहा है। और इस वक्त मैं पहले बार बार कहता हूँ, नून लीग का मुकाबला ही पीटीआई से था और पीटीआई 9 मई के बाद करार रखने में नाकाम रही है। तो उसके बाद फील्ड कह के, कभी किंग्स पार्टी कह के, वो वक्त से पहले रिजल्ट अनाउंस कर रही हैं और रिजल्ट उन्हें नजर आ रहा है। पंजाब सबसे बड़ा बैटल फील्ड है और पंजाब में 141 नेशनल असेंबली की सीट्स है, जो कि आधे से ज्यादा है के। तो उसमें तो और क्लीन स्वीप नजर आ रहा है नून लीग की तरफ से। सो वक्त से पहले, क्योंकि उन्हें वोट नहीं मिल रहा और वोट ना मिलने की शिकायत जो है वो अपने आप से तो वो कर नहीं सकते, इसलिए कि पंजाब के लोग और पाकिस्तान के लोग कारकर्दगी पर वोट देते हैं। लोग ये समझते हैं कि अगर कोई उम्मीद है, अगर कोई कुछ कर सकता है, अगर कोई इस मुश्किल सूरत हाल से निकाल सकता है तो वो नवाज शरीफ है। और अगर लोग नवाज शरीफ पे एतमाद कर रहे हैं तो अब उसका दूसरा नैरेटिव कोशिश की जा रही है, लाडला, किंग्स पार्टी, लेवल प्लेइंग फील्ड। मेरे भाई, मुझे ये बता दें कौन सी फेवर हमें आज के दिन तक दी है जो लोगों को मिलती रही है? जरा मुझे अच्छा चौधरी साहब, ये जो आपने कहा आपको फेवर नहीं मिली, सबसे ज़्यादा जिस बात पर तनकीद की जा रही है वो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब तकरीबन 3.5 पौने 4 साल मुल्क से बाहर जब गए, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी कि उनको तो एस्टैब्लिशमेंट ने बाहर भेजा था, बाजवा साहब ने बाहर भेजा था, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने रिकॉर्ड पे कहा। मियां नवाज शरीफ साहब अब आ रहे हैं, चलें पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए वो एस्टैब्लिशमेंट के घोड़े पे सवार होकर आ रहे हैं, कोई और जमात ये कह सकती है, पीटीआई ये कह सकती है, लेकिन वो लोग जिनका ताल्लुक इन दोनों जमातों से नहीं है वो भी यही कहते हैं कि मियां साहब डील करके वापस आ रहे हैं। और मियां साहब की वापसी और जिस तरह से उनको फैसिलिटेट निज़ाम ने किया, ये एक डील का नतीजा है। मेरा सवाल आपसे ये पहले भी था और अब भी है, ये डील वाली जो बात है इसको रद्द कैसे करेगी मुस्लिम लीग नून? के पास क्या है दिखाने के लिए? क्या पिछले 16 माह जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, सिवाय इसके कि जी मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, इसके अलावा गरीब आदमी की चीखें निकल गई, तो लोगों को क्या बताएंगे कि हम आ गए हैं वापस, लेकिन किस तरह आए हैं? जी मुनीब साहब, गुजारिश ये है कि बार बार ये जो कहा जा रहा है कि डील हो गई और पता नहीं क्या हमें दे दिया है, जरा हमें ये तो बता दें कि हमें कौन सी ऐसी फेवर है जो मिली है। यानी वो केसेस जो पिछले 7 साल पहले ही खत्म हो जाने चाहिए थे, जो जुल्म पर, नाइंसाफी पर मबनी थी, वो आज भी कायम है। और काल कोठरियां, नाहलियां देखकर, उसके बाद वो सजाएं भुगत कर और आज के दिन तक उसकी पेशियां हम भुगत रहे हैं और उसके बाद कहा जा रहा है। मुझे ये बता दें, हाँ ये जरूर है, हमने जिदोजहद की है, हमने अदारों को रिस्ट्रेन अदारों ने किया है। अदारों ने जो इमरान खान के साथ अंधे होके खड़े थे वो उन्होंने खड़ा होना बंद किया है। मुझे ये बताएं, क्या फॉरेन फंडिंग का फैसला क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि अदारे नहीं चाह रहे थे। क्यों उसकी बच्ची वाले से मामले से लेकर और तोशा खाना से लेके आप कोई मामला देख लें, यानी यहाँ पर तो पर्चा बाद में दर्ज होता था, जमानत और रिलीफ, और उसके बाद बल्कि यहाँ पर ऐसे केसेस भी हैं कि पर्चा दर्ज हुआ है, रिमांड की बजाय उन्होंने कहा जी डिस्चार्ज कर दें इनको, और एक नहीं दर्जन। सो बात ये है कि हमने बिल्कुल ये एक जिद्दोजहद की है और उस जिद्दोजहद के नतीजे में हमने अदारों को ये बाबर करवाया, अदारे अपनी हद में वापस गए हैं। ये हमारी कामयाबी है, बट इसको कोई कुछ भी कहता रहे। चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि हम पंजाब में क्लीन स्वीप करेंगे। चौधरी साहब, आप लड़ेंगे किसके खिलाफ? पीटीआई बिल्कुल मार्जिनलाइज हो गई, ख़त्म हो गई, 9 मई चले उनके गले में पड़ गया, वो उनकी अपनी गलतियां सही। इससे ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या है? तराजू के पलड़े और आपके लिए क्या हो कि पार्टी तो रही नहीं, पीटीआई होगी नहीं। आपने खुद ही कहा कि पीटीआई का जब उम्मीदवार ही नहीं होगा, तो फिर जब पीटीआई का उम्मीदवार ही नहीं होगा, मुकाबला आपका पीटीआई से है, तो आप तो वैसे ही क्लीन स्वीप कर जाएंगे या आपको वोट मिल जाएगा, लो वोटर टर्नआउट में भी आप जीत जाएंगे। तो फिर आपकी कारस्तानी या आपकी मकबूलियत की क्या अहमियत है? इसलिए कि आपका मदे मुकाबिल आपका हरीफ तो मौजूद ही नहीं होगा मैदान के अंदर। देखिए मुनीब साहब, गुजारिश ये है कि 2013 में भी
जब लाडलापन अरूज पे था, जब याद है मीनारे पाकिस्तान का जलसा कहते थे पता नहीं पाकिस्तान में क्या तूफान आ गया है, जब बड़े बड़े लोगों को इंटरव्यू करके, जिसका परवेज इलाही ने कहा था कि इंटरव्यू करके हमारे लोग तोड़ के पीटीआई में शामिल किए जा रहे थे, और उसके बाद 2018 में जब आरटीएस सिस्टम बिठाया गया, जब गिरफ्तारियां की गई, नाहलियां की गई, लोगों को बावजूद जीप के निशान पर लोग इलेक्शन लड़ते रहे, नून लीग का टिकट छोड़ते रहे, हम पंजाब तब भी जीत गए थे। हम उस वक्त भी पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट बड़ी पार्टी थे, 1 करोड़ कितने लाख वोट उनकी गिनती के हिसाब से, जो इमरान खान के खासुल खास जो सहूलतकारों ने गिना था उसमें भी। तो हमने कोई ये मरहला और ये एक दफा तो ये टारगेट नहीं अचीव किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर ये पंजाब से अमूमन जीतते रहे हैं। और आए आज भी कंपैरिजन कर लें, कोई जमात क्यों नहीं हमसे बात करती। अच्छा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड से निकले ना जी, ये निकले आए बताएं कि इन्होंने 15 साल सिंध में क्या किया था और 10 साल में पीटीआई ने केपी में क्या किया, नून लीग ने 10 साल में पंजाब में क्या किया है। अच्छा। और आगे जो मसाइल हैं वो हल कौन कर सकता है। अच्छा चले, मामला हल कौन करेगा, इकोनॉमी चलाएगा कौन, इसमें कोई बात नहीं। वो तो खैर अब इलेक्शन होगा, अगर आप इक़्तिदार में है तो उसका भी पता चल जाएगा। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प है, अब मियाँ साहब कहा जा रहा है बलोचिस्तान में मियाँ साहब तशरीफ़ ले जा रहे हैं और बाप पार्टी के साथ आपका इल्हाक होने जा रहा है, यानी कि सियासी अलायंस, इलेक्टोरल अलायंस वो आपके साथ होने जा रहा है। लेकिन मुझे इसलिए ज़रा उस पर तशवीश है कि चाहे मरीम नवाज शरीफ साहिबा हों या आपके पार्टी के सीनियर कुलीग, वो इस हवाले से क्या फरमाते थे बाप पार्टी के हवाले से, ज़रा सुन लीजिए। आपने बाप से वोट ले लिए और वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, बाप का जब हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं। तो फिर चौधरी साहब, अगर मैं इस तज्जिए पर जाऊं तो फिर बाप पार्टी ने बाप से पूछ कर ही आपके साथ इलेक्शन अलायंस करनी है। देखिए यही इस वक्त फर्क है। इस वक्त बाप कोई बन ही नहीं रहा ना। अच्छा, सब मतलब बाप पार्टी यतीम हो गई है। हाँ भाई, ये सारे ही हो गए ना जी, इसमें इमरान खान सबसे पहले यतीम हुआ है। अच्छा, अब अगर लोग फ्री विल के साथ आना चाह रहे हैं, और हर एक की ख्वाहिश है, पीर बकाड़ा से लेकर और बलोचिस्तान से लेकर केपी के वो लोग जिसमें ऐसी जमातें जो कि चाहती हैं कि वफाक की किसी जमात से रिश्ता जुड़े, और जिनको ये नजर आ रहा है कि अगली वफाकी हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की बनने में इस वक्त नहीं आ रही, तो सारे लोगों की ख्वाहिश है। और उसमें बहुत सारे हमारे ऐसे मुखालिफ हैं जो बड़ी तल्ख जिनके साथ हमारी तारीख गुजरी है, लेकिन हर एक की ख्वाहिश है कि वो नून लीग के साथ इलेक्शन लड़े। हम बड़े क्लियर हैं, बलूचिस्तान के मामले में जब हमारी अक्सरियत भी थी उस वक्त भी नवाज शरीफ ने वहाँ कौम परस्तों को मौका दिया था। हम छोटी जमातें, वो ख्वाह किसी भी वजह से बनी है, हम उनको पाकिस्तान में वफाक के साथ चलाना चाहते हैं। बट वो आम छोटी जमात हो तो वो और बात है। बाप पार्टी को तो आपको भी पता है कि, बल्कि खुद मरियम बीबी फरमा रही हैं आपकी पूरी जमात के बाप पार्टी को किसने बनाया, एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। तो आज अगर बाप पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की, आप कहते हैं कि अब उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की एनओसी की जरूरत ही नहीं है, मतलब बाप पार्टी फ्री फॉल में है और वो आपकी मोहब्बत में, सियासी मोहब्बत में वारे जा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि मियाँ साहब के साथ एक इंतखाबी अलायंस हो जाए, उन्हें किसी के एनओसी की आज जरूरत नहीं है, ये आपका कहना है, ऐसे ही? देखिए, मैं सिर्फ बाप नहीं बल्कि बलूचिस्तान की वो पार्टियां जिन्हें आप समझते हैं कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट की वो पार्टियां जिन्होंने 75 साल में एंटी एस्टेब्लिशमेंट ले किया है, नवाज शरीफ के साथ वो भी कदम ब कदम चलती रही हैं और आइंदा भी आपको चलती नजर आएंगी। और ये 16 सीटें हैं पूरे बलूचिस्तान में, और अगर हमने सीटों का ही कोई धंधा करना हो तो सिर्फ पंजाब के अंदर एक डिवीजन में 16 सीटें हैं। सो हम सीटों के लिए नहीं, हम वफाक के साथ छोटी जमातों को साथ लेके चलना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा।